अच्छा, आगे हम स्पाइडर में कोडिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम गूगल कोलैब को देखेंगे। तो गूगल कोलैब पे शिफ्ट होने की रीज़न ये है कि आप सबको स्पाइडर यूज़ करना आ गया था, तो अब मैंने सोचा है कि एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को भी एक्सप्लोर किया जाए, जिसकी मदद से आप पाइथन के कोड्स को कंपाइल कर सकते हैं। तो गूगल कोलैब यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल में जाना है और उधर लिख देना जी कोलैब, ठीक है, गूगल, और आपके सामने ये गूगल कोलैब ओपन हो जाएगा। जब आपके सामने कोलैब ओपन हो जाए, तो आपने यहाँ न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेनी है। तो हमारी न्यू नोटबुक क्रिएट हो गई है, और अब हम क्या करेंगे कि इसे देखेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर हम कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कनेक्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे प्लस कोड है और प्लस प्लस टेक्स्ट है। तो अगर तो आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप प्लस टेक्स्ट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो आगे मैं अगर कोडिंग की लाइन कोई ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोड वगैरह यहाँ पे लिखूंगा, लेट से प्रिंट हेलो मैं लिख देता हूँ। तो अब इसको कंपाइल करना है, तो यहाँ पे मैं प्ले के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सिर्फ प्ले का बटन क्लिक कर दें तो तब भी कंपाइल हो के रन होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। कनेक्टिंग किस तरह से हो रही है कि ये गूगल के सर्वर के साथ हमारी कनेक्शन करवा रहा है, और जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ तो ये हमारा कोड रन हो गया और हेलो प्रिंट हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इससे आगे कुछ कोड लिखना चाहता हूँ, तो वो मैं प्लस कोड ऐड कर लूँगा। तो हम एक भी सेल में कोड लिख सकते हैं। बेसिकली इस चीज़ को हम एक सेल कहते हैं, ठीक है? तो मैं एक ही सेल के अंदर कोड लिख लेता हूँ, और मैं हर एक सेल के अंदर भी कोड लिख सकता हूँ। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप एक ही सेल में कोड लिखना चाहते हो, या अ, मल्टीपल सेल्स को यूज़ करना चाहते हो। लेकिन जो कि मैं नोटबुक्स पे अब काम करना शुरू हुआ हूँ, तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप सेल बाय सेल कोड लिखें, ठीक है? आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रिंट, और यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट ए कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को ये पहले पता है। आगे जब हम डीप लर्निंग में अगर कोडिंग करेंगे तो मैं वहाँ पे जीपीयू यूज़ करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सीपीयू कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप जीपीयू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, क्योंकि आपको नो हो गई है गूगल कोलैब की भी। और यहाँ से मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं अगर कोई अपनी नोटबुक का नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं वो रख लेता हूँ, लेट्स से पाइथन कोडर्स के नाम से मैं ये नोटबुक बना लेता हूँ। ओके, और ये जो है वो एक्चुअल में हमारी ड्राइव के अंदर सेव होती है। तो पाइथन कोडर्स जो है वो मेरी ड्राइव के अंदर सेव हो गई होगी। तो यहाँ से मैं जाता हूँ जी गूगल पे, और यहाँ से मैं अपनी ड्राइव ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये नोटबुक नज़र आ रही होगी पाइथन कोडर्स के नाम से, ठीक है? तो जो भी हम कोड लिखेंगे वो इस नोटबुक पे सेव हो जाएगा, और जब आपको रिक्वायर्ड हो आप इस नोटबुक पे आके इसे ओपन कर सकते हो, और वो कोलैब में ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो आपकी जितनी भी गूगल कोलैब की फाइल्स हैं वो बेसिकली आपकी ड्राइव के अंदर सेव होती हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो डॉक स्ट्रिंग हमारा टॉपिक का नाम है। तो डॉक स्ट्रिंग क्या होती है कि जो हम मल्टी लाइन्स कमेंट आउट कर रहे थे, ठीक है, वो तीन कोट्स के अंदर आती थी, और हम उससे मल्टी लाइन कमेंट आउट करते थे। लेकिन वो जब हम कंपाइल करते हैं ना, तो वो कंपाइल एक्चुअल में होती है, ठीक है?
कमेंट्स कंपाइल नहीं होते, लेकिन जो हमारी डॉक स्ट्रिंग है, जो कोट्स के अंदर आती है, वो कंपाइल होती है। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कमेंट करता हूँ कि आई एम अ कमेंट, ठीक है? और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो देखिए मेरी आउटपुट मुझे कुछ नहीं मिली। लेकिन अगर मैं एक डॉक स्ट्रिंग बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ आई एम ए कमेंट, लेकिन जब आप इस कोड को कंपाइल करेंगे तो देखेंगे आप कि ये कोड कंपाइल हुआ है और इसकी कोई आउटपुट आती है, ठीक है? अब अ, हम अभी तक जितना पढ़ा था उसमें हम मल्टी लाइन कमेंट्स जब करते थे तो हम ये यूज़ करते थे, ठीक है? और हैश से जो कमेंट होता था वो सिंगल लाइन कमेंट था। लेकिन इस चीज़ का कोई बेनिफिट होगा तो उन्होंने ये रखा था। तो अब डॉक स्ट्रिंग का जो बेनिफिट है वो देखते हैं कि क्या है। अब जितने भी फंक्शन लिखे जाते हैं उसमें जब डॉक स्ट्रिंग के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है, ठीक है? उस फंक्शन के अंदर उसकी यूटिलाइज़ेशन को लिखा जाता है, तो वो इस फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है? और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कल को कोई प्रोग्रामर है, तो वो कोडिंग कर रहा है, तो वो उसने एक फंक्शन के अंदर जो चीज़ें एक सीनियर प्रोग्रामर ने डॉक स्ट्रिंग के साथ लिखी हैं, सिर्फ़ वो पढ़ना चाहता है, तो वो फ़ाइलों के अंदर जा के उस फ़ंक्शन को ना ढूँढे, ठीक है? बल्कि क्या करे कि सिंपल डॉक स्ट्रिंग का एक फ़ंक्शन है, उसे कॉल कर दे, जिससे कि साथ सारी की सारी जो डॉक स्ट्रिंग उस फ़ंक्शन के अंदर लिखी गई है, वो आ जाए। तो उसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। ये कोड है जो कि मैं अभी रन करता हूँ, तो आपको बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक छोटा-सा फ़ंक्शन लिखा है जी इस इवन का, और उसके अंदर मैंने लिखा है कि ये फ़ंक्शन इवन ओड के लिए लिखा गया है, ठीक है? इसकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये कब लिखा गया था और किसने लिखा है, ठीक है? अब लेट्स से कि मेरी मल्टीपल फाइल्स हैं, अभी मल्टीपल फाइल्स को मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप ये जान लें कि जब हम बड़ी-बड़ी ऐप्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आ जाती हैं, ठीक है? और मल्टीपल फाइल्स से मिल के वो ऐप बनती है। तो अगर एक फाइल के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? और उससे कोई और फंक्शन को हमने कॉल किया है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं उन फाइलों के अंदर बार-बार एक फाइल ओपन करूँगा, देन उससे दूसरी ओपन करूँगा, तो मैं उन चीज़ों से बचना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर ये डॉगस्ट्रिंग का यूटिलाइज़ेशन आई, तो जिसके ज़रिए मैं सिंपल और सिंपल एक फ़ंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है? जैसे इस इवन का, तो उसके अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी डॉगस्ट्रिंग लिखी गई है, उसे मैं पढ़ सकता हूँ। इसी तरह आप प्रिंट जैसे एक फ़ंक्शन है, तो आप प्रिंट के अंदर जो डॉगस्ट्रिंग लिखी गई है, आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं अभी ये रन करता हूँ, तो आप देखें उसके अंदर उसने लिख दिया जी प्रिंट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रीम और टू सिस्टम्स स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फ़ंक्शन के अंदर जब डॉग स्ट्रिंग के साथ कुछ लिखा जाता है, तो आप हर फ़ाइल के अंदर जा के ढूँढने के बजाय उसे इस तरह से देखने की बजाय इस तरह से उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उस फ़ंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हो। हाँ, समहाउ जब आपने कोई बहुत ही डेप्थ में जाके कोई फ़ंक्शन को अंडरस्टैंड करना होता है, तो आप उसको खोलते हो और उसे रीड करते हो। अदरवाइज़ अगर आप उस फ़ंक्शन के डॉक्सिंग पढ़ लो तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है? अच्छा जी, जैसे एलियन एक फ़ंक्शन है, तो उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है, तो वो आपको बता देगा जी रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन अ कंटेनर, ठीक है? तो कंटेनर हमारी लिस्ट है, तो कंटेनर का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है कि ये जो भी कंटेनर फॉर्म में हमारी डाटा स्ट्रक्चर होगा, उसका ये हमें नंबर ऑफ आइटम्स का काउंट जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं।
अच्छा जी, व्हाई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि ये क्या बात है। अच्छा जी, मैं लेट्स से एक फ़ंक्शन लिख लेता हूँ पावर का, और उसमें जी 2 पैरामीटर हैं, ए और बी, और मैं उसकी पावर ले रहा हूँ ए स्टार स्टार बी, ठीक है? और बाद में मैं उस पावर को पावर के फंक्शन में एक वैल्यू पास कर देता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो वो कहता है जी पावर मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है? तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि पावर के अंदर 2 पैरामीटर हैं जबकि आप सिर्फ एक ही भेज रहे हो। तो अगर मैं इसमें 2 भेज दूँगा तो कोड मेरा चलेगा। लेकिन अगर मैं अभी मैंने इन पैरामीटर्स को इनिशियलाइज़ नहीं किया, लेकिन मैं अगर इस तरह कॉल करता हूँ तो तब भी एरर आएगा, और उसकी रीज़न ये है कि मैंने दोनों आर्गुमेंट ही मिस कर दिए हैं, ठीक है? ऑन द अदर हैंड पावर के जो पैरामीटर्स हैं वो 2 हैं, तो एटलीस्ट मुझे 2 आर्गुमेंट यहाँ भेजूँगा तो ये एरर खत्म होगा। तो अगर मैं इसको इनिशियलाइज़ेशन कर देता हूँ इसकी जी किसी वैल्यू के साथ, ठीक है? डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ेशन कर देता हूँ किसी वैल्यू के साथ, तो अब जब मैं पावर का फंक्शन यूज़ करूँगा तो वो एरर नहीं आएगा, ठीक है? तो इस वजह से ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, अ, यहाँ पे अगर मैं भेजता हूँ जी a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 5, और दरमियान में पॉइंट लग गया, इसकी बजाय यहाँ पे सेपरेटर आना, ठीक है? और यहाँ पे मैं करता हूँ जी इसको रन, तो 2 रेज़ की पावर 32 आ गया, ठीक है? अब सम टाइम होता है कि लेट्स से अगर इसकी मैं एक एग्जांपल दूँ, रैंडम फॉरेस्ट मशीन लर्निंग का एक क्लासिफायर है, तो अगर मैं उसके फंक्शन को देखूँ, बेसिकली ये जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है उसके अंदर आप देखें कि कितने पैरामीटर्स हैं, एन एस्टिमेटर, क्राइटेरिया, मैक्स डेप्थ, मिन सैंपल स्प्लिट, ठीक है? ये अब मुझे ये याद नहीं रहेगा कि पहले मैंने लेट्स से कि अगर एस्टिमेटर की बात कर लेते हैं कि कितने डिसीजन ट्री बनाने हैं, 100, उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया रखना है, जीनी रखना है या एंट्रोपी रखना है, ठीक है? तो वो मैं भूल सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर कुछ इस तरह के हमारे पास पैरामीटर्स के नाम रख दिए जाएं, जैसे एन एस्टिमेटर है, क्राइटेरिया है, ठीक है? और ये वैसे उन्होंने डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ेशन भी की है कि अगर कोई प्रोग्रामर कोड करते हुए कोई चीज़ भूल जाता है तो वो जो डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ेशन है उससे वो यूज़ हो जाए ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। तो इससे ये फ़ायदा है कि फ़ायदा इससे ये होता है कि अगर ये चीज़ आगे पीछे भी हो जाती है तो उससे मसला नहीं आता, क्योंकि जो आपके पैरामीटर्स का नाम है ना वो आपको याद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में बात करता हूँ, अब मैंने यहाँ 2 रेज़ की पावर 5 की है, तो आप ज़रा सोच के बताएँ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी? ठीक है, b इज़ इक्वल टू 2 एंड a इज़ इक्वल टू मैं 3 कर देता हूँ, तो ये किस तरह से इनके अंदर जाएगा और इसकी आउटपुट क्या आएगी? ठीक है? अगर तो आपने अभी ये सोचा है कि 2 a के अंदर जाएगा और 3 जो है वो इसके अंदर जाएगा, तो आपने गलत सोचा है, ठीक है? और यही फ़ायदा है एक्चुअल में कि अगर आपसे आगे पीछे भी हो गया कि ए पहले आना है या बी भी पहले आना है, तो वो जो चीज़ है वो ओवरकम हो जाती है, ठीक है? अब ये जो है ये ए इसके अंदर जाएगा, ठीक है? और बी की जो वैल्यू है ना वो इसके अंदर जाएगी, तो 3 रेज़ की पावर 2 जो है वो आंसर आएगा जो कि 9 है, ठीक है? तो यही फ़ायदा है कि अगर आप भूल भी गए हो कि कौन-सा पैरामीटर मेरा पहले आना है, पहले क्राइटेरिया आना है या एस्टिमेटर आना है, तो वो उस चीज़ से भी बचत हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ेशन कर देते हो या फिर आप इस तरह से वैल्यूज़ को भेजते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है कि आर्क्स एंड क्वार्क्स का कंसेप्ट, ठीक है? तो आर्क्स और क्वार्क का कंसेप्ट ये है कि
ये स्पेशल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, डेट यूज टू पास वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, ठीक है, कि आप मुख्तलिफ लेंथ के साथ अपने आर्गुमेंट्स को भेज सकते हो। आप एक भी भेज सकते हो, आप 10 भी भेज सकते हो, आप जितना आपके फंक्शन के अंदर जो जितने नंबर आर्गुमेंट आप अपनी मर्जी से भेजना चाहते हो वो आप भेज सकते हो, ठीक है। और आर्क्स के अंदर ये कंसेप्ट है, और क्वार्क्स के अंदर ये है कि आप जितने नंबर ऑफ मर्जी की वैल्यू पेयर्स को भेज सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर एक कोड है जी, मल्टीप्लाई का कोड है, और वो मैं क्या कहता हूँ जी, इसको रन करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस मल्टीप्लाई के फंक्शन में यहाँ पे तो 3 पैरामीटर उस साइड पे डिफाइन है, तो यहाँ पे मैं अगर 5 भेजता हूँ फॉर एग्जांपल, 5 आर्गुमेंट्स भेजता हूँ, तो क्या होता है कि एरर आता है। वो कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ 3 पैरामीटर्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, जबकि आप यहाँ पे 5 आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितने मर्जी यहाँ पे मल्टीप्लाई के फंक्शन में आर्गुमेंट्स भेज सकूँ। तो उस केस में फिर हमें हेल्प करता है जी आर्ग्स, ठीक है। तो आर्ग के केस में क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई के फंक्शन लिखते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि हम जितने मर्जी अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे जितना मेरा दिल कर रहा है मैं उतने नंबर यहाँ पे भेज देता हूँ, तो वो वहां जाके आर्ग्स में रिसीव हो जाएंगे। अब बेसिकली आर्ग्स है क्या? आर्ग एक टपल है, ठीक है, और वो डायनेमिक टपल है, ठीक है। पाइथन में तो हर चीज ही डायनेमिक है वैसे, लेकिन ये है कि ये एक टपल है, ठीक है, और आप उस टपल को यूज कर सकते हो फिर अपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने में। तो टपल हमने पढ़ा था क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, और उसकी इंडेक्सिंग होती है, और वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और फिर क्या किया कि मैंने इस टप्पल को आइटरेट कर लिया, और मैंने हर दफा उस प्रोडक्ट को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला लूप जो होता है वो फॉर आई इन आर्क्स के जिस इंडेक्स पे जो चीज पड़ी होगी वो आई बन जाएगा, और वो आई प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एंड पे वो रिटर्न कर देगा प्रोडक्ट को। तो इसका फायदा ये है कि अब पिछला जो हमने कोड किया था उसमें मैं ये जो हमारे आर्गुमेंट थे वो जितने मर्जी आर्गुमेंट्स अपनी मर्जी से भेजना चाहता था, लेकिन वहां पे जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 3 की थी। लेकिन इस केस में क्या है कि मैं जितने मर्जी आर्गुमेंट्स भेज सकता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो जितने मर्जी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप भेजते हो वो वहां पे रिसीव कर लेता है। तो अभी एरर आया, और एरर जो आया वो इस वजह से आया कि यहाँ पे मैंने कोलन नहीं लगाया। तो जी इसका जो मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा जो रिजल्टेंट है वो ये आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं क्वार्क्स की। तो क्वार्क्स के केस में मैंने जैसे बताया है कि हम किन को यूज़ करते हैं, की वैल्यू पेयर्स को। तो की वैल्यू पेयर्स में क्या है कि हम जितने मर्जी की वैल्यू पेयर्स जो है वो भेज सकते हैं। बेसिकली क्वार्क एक डिक्शनरी है, ठीक है, और उसके अंदर कीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं, और आप वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी आप भेज सकते हो उसके अंदर। तो देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है जो डिस्प्ले के नाम से, उसके अंदर मैंने क्वार्क रखा है। क्वार्क एक डिक्शनरी है, ठीक है, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स आते हैं, और ये मैंने एक लूप लगाया है की वैल्यू का, ठीक है, और आइटम्स का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो दो चीज़ें रिटर्न कर देता है। एक डिक्शनरी के अंदर एक की को रिटर्न कर देता है, और एक वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है, और हम उसकी कीज और वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये डिस्प्ले का मेरा फंक्शन था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने की वैल्यू पे भेजे हुए थे। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इंडिया का दिल्ली है, अमेरिका का वाशिंगटन है, ठीक है।
तो क्वार्क्स का फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से की वैल्यू पेयर्स जो है वो भेज सकते हो, ठीक है? और इसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि आप जितने मर्ज़ी की वैल्यू पेयर्स इसमें भेज दो, वो वहाँ पे रिसीविंग एंड पे रिसीव कर लेगा। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए सिर्फ़ आर्ग्स का लफ़्ज़ ही यूज़ करें। आप इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मल्टीपल पैरामीटर, ठीक है? तो आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आर्गुमेंट को आर्ग्स ही रखें। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? तो सिमिलरली जैसे मैंने आर्क्स के वो मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए किया है, आप क्वार्क्स के लिए चेंज कर सकते हैं और वो कोड जब वर्क करेगा, ठीक है? आर्क्स के अंदर एक स्टार है, ठीक है? और जो क्वार्क है उसमें दो स्टार है क्योंकि आर्क्स के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू को हैंडल करना होता है, लेकिन क्वार्क बेसिकली डिक्शनरी है, वहाँ पे कीज भी आ जाती हैं और वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो आप उससे याद रखें कि डबल स्टार जो है वो बेसिकली डिक्शनरी को यूज करने के लिए हम क्वार्क्स के साथ लगाते हैं। ओके। अच्छा, एक और बात है कि लेट्स से कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके अंदर नॉर्मल वेरिएबल्स भी हैं और आर्ग्स भी हैं और क्वार्क्स भी हैं। तो उसमें आपने एक एक चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। और ऑर्डर क्या है कि आपने सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल्स लिखने हैं, देन आपने आर्ग्स लिखने हैं एंड देन क्वार्क्स लिखने हैं। तो उसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो ये एक जी मैंने फंक्शन लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्मल आर्ग्स भी हैं, मतलब कि सिंपल वेरिएबल है ये नॉर्मल आर्ग। उसके बाद ये डायनेमिक टपल है, ठीक है, और ये भी हमारे पास डिक्शनरी है और ये हमारा जो है वो एग्जाम्पल फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो आई एम नॉर्मल आर्गुमेंट है वो जाएगा नॉर्मल आर्ग में, ठीक है। उसके बाद आई एम द फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट एंड आई एम द सेकंड पोजिशनल आर्गुमेंट जाएगा हमारा आर्ग्स के अंदर, और ये भी जो की वैल्यू पेयर है वो हमारे जाएंगे क्वार्क्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप लोग इसके आउटपुट देखेंगे। ये नॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर ये हमारी आई एम नॉर्मल आर्गुमेंट के आर्ग्स के अंदर आई एम द फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट, आई एम द सेकंड पोजिशनल आर्गुमेंट वो गए हैं, और की के अंदर आई एम द फर्स्ट कीवर्ड आर्गुमेंट एंड आई एम द सेकंड कीवर्ड आर्गुमेंट वो गए हैं जी क्वार्क्स के अंदर। ओके, आगे देखते हैं। ओके, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पाइथन के अंदर जब हम एक फंक्शन को रन करते हैं और उसके अंदर कोई रिटर्न फंक्शन रिटर्न नहीं कुछ कर रहे होते, तो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है। तो एक प्लेटफॉर्म है जो है जी पाइथन ट्यूटर, ठीक है। इसके अंदर आप डिबगिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको लाइन बाय लाइन कोड की एक तो एग्जीक्यूशन दिखाता है और आपको ग्लोबल फ्रेम ग्लोबल स्कोप भी दिखाता है और फिर फंक्शन का स्कोप भी दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ, ठीक है, ऐड के फंक्शन लिख देते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जी दो वैल्यूज हैं ए बी, और मैं इसमें रिटर्न नहीं करता बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ जी ए प्लस बी, और नीचे आके मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ जी 5 और ये पैरेंथेसिस। तो आप लोग देखोगे कि जब मैं विजुअलाइजेशन पे क्लिक करूँगा तो ये सबसे पहले जहाँ पे रेड लाइन है वहां से स्टार्ट हुआ, ये फिर सब कुछ स्किप करके एंड पे आ जाएगा, ठीक है। और एंड पे जब आया तो अब ये देखेंगे ये ग्लोबल फ्रेम है, मतलब ये हमारा मेन है जिसके अंदर ऐड का फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर है। अब ये दोनों पैरामीटर इस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, तो ये फंक्शन के स्कोप में बेसिकली डिफाइन हुए हैं। तो अब मेन से हमने 5 भेजा जो कि फंक्शन के ए और बी में गया, और ये हमारा फंक्शन का स्कोप है, ठीक है। ये हमारा मेन का स्कोप है, मेन ने कॉल किया फंक्शन को और ये हमारे पास फंक्शन का स्कोप चल रहा है।
और यहाँ से हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे आउटपुट आ गई, और रिटर्न हमने इस फंक्शन के अंदर नहीं था किया, लेकिन यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जो आई है वो नन आई है। ठीक है, तो यही मैं बेसिकली बताना चाह रहा था आपको कि जब हम पाइथन के अंदर एक फंक्शन से रिटर्न नहीं करते कुछ भी, तो वो बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न करता है वो नॉन रिटर्न करता है। तो अभी मैं एक एग्जांपल है जो कि मैं रन करता हूँ, और आप लोगों ने सोच के बताना है कि जी इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो आप सोचें जी इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और अपेंड के फंक्शन को कॉल किया, और लिस्ट के अंदर मैंने 6 ऐड किया और मैंने प्रिंट कर दिया। तो अभी तो अब ये सोच रहे हैं तो ये कि इसकी आउटपुट 1 2 3 4 5 6 आएगी, तो बेसिकली आप गलत सोच रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने लिस्ट को प्रिंट नहीं करवाया, मैंने इस फंक्शन को प्रिंट करवाया है। तो जब इस फंक्शन में रिटर्न फंक्शन नहीं लिखा, बेसिकली रिटर्न वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो इस वजह से ये नाम यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगर मैं उसी एग्जांपल की बात करूँ जो मैंने यहाँ पे दी है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ वहां पे जाके, तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास नन जो है वही रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी प्रिंट। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो एक रिजल्ट तो ये आया है जो कि वहां पे प्रिंट लिखा था 5 + 5 10, ठीक है। और फिर जब इस फंक्शन में बाय डिफॉल्ट कुछ रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे नन आउटपुट आई। ओके, अच्छा, आगे जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वेरिएबल स्कोप फंक्शन के अंदर और ग्लोबल स्कोप के अंदर। तो स्कोप बेसिकली क्या होता है? स्कोप ये चीज़ है कि अगर एक चीज़ ग्लोबल में पड़ी है, ठीक है, और लेट्स ए इज इक्वल टू 5 है, और लोकल फंक्शन जो है वहाँ पे हम ये करते हैं कि लेट्स से हमने उस फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को नहीं भेजा हुआ, और हम ए इज इक्वल टू A+1 कर देते हैं उसमें, तो वो लोकल फंक्शन उस ग्लोबल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्कोप बेसिकली इसी तरह है कि अगर आपके पास एक डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, लेकिन आप उस डायरेक्टरी के अंदर एक नाम से सिर्फ एक ही फाइल स्टोर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक डायरेक्टरी के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स एक नाम से स्टोर कर सको। ठीक है, तो स्कोप क्या होता है कि आप एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए कौन सी चीज़ को किस नाम से रख सकते हो, किस फाइल को आप यूज़ कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही होता है कि आप क्या करते हो कि आप एक मेन लिखते हो बेसिकली, और एक फंक्शन लिखते हो। फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स लिखते हो, वो बेसिकली हम मेन में नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लेट से करता हूँ कि सी इज इक्वल टू 5, ठीक है, और मेन में आके मैं लिख देता हूँ जी प्रिंट सी। तो अब ये जो है ये लोकल फ्रेम है, ठीक है, और ये मेन फ्रेम है। तो मैं मेन के अंदर लोकल फ्रेम का कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आएगा एरर। वो कहेगा कि सी इज नॉट डिफाइंड। तो हाँ जी, तो वो यही कह रहा है कि नेम सी इज नॉट डिफाइंड। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो फंक्शन है उसका स्कोप कुछ और है, ठीक है, और ये जो मेन है हमारा, इसका कोई स्कोप और है। तो अब इस स्कोप को हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है, कि जैसे एक चीज़ तो हमें इस एग्जांपल से पता चल गई कि फंक्शन का कोई भी जो वेरिएबल है वो मेन में यूज नहीं हो सकता। तो इसके अलावा हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो कि मैं पाइथन रियल में ही जाके पेश करता हूँ, ताकि आप लोगों को लाइन बाय लाइन कोड का भी पता चलता जाए और साथ साथ विजुअलाइजेशन भी होती जाए।
तो एक्स अब मैंने मेन में डिफाइन किया, ठीक है, और उसको मैंने इस फंक्शन के अंदर भेजा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस फाइल में रिसीव किया, ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट एक्स किया। तो अब मेन की जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 5 वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है, और प्रिंट हो रहा है जी एक्स प्लस वन। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? तो इसकी आउटपुट देखें क्या आएगी, 5 और 6, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने 5 प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को समझने से पहले मैं एक बात कह दूं आपको। एक मोटी सी बात है जो इस पूरी बात का साम है कि मेन की जो वैल्यू है वो फंक्शन जो है वो यूज कर सकता है उसे, ठीक है, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे x इज इक्वल टू 5 है तो ये उसने यूज की है, ठीक है, और x प्लस वन हो गया, लेकिन जो फंक्शन है वो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ करता जी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन करता तो अब ये कोड वर्क नहीं करना था। उसकी रीज़न ये है कि जो मैं आगे बात कह रहा हूँ कि मेन प्रोग्राम का कोई वेरिएबल है उसको फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो यही बात है इसके अंदर। और दूसरी बात ये कि अ, अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू टू करता, एक्स इज इक्वल टू टू कर देता, ठीक है, और अब क्या आउटपुट आनी थी, ठीक है, तो अब ये चल जाना था। अब मेन में भी एक्स है और लोकल के अंदर भी एक्स है, ठीक है, लेकिन इसकी जो मेमोरी है वो डिफरेंट है और इसकी मेमोरी एलोकेशन जो है वो डिफरेंट है। दोनों के बेसिकली एड्रेस डिफरेंट है। उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें ये है कि पाइथन ये चीज़ें लोग कह देता है कि जी मेन में भी एक्स नाम का वेरिएबल हो और फंक्शन के अंदर भी एक्स नाम का वेरिएबल हो, और अब लोकल फंक्शन बेसिकली ये जो हमारा फंक्शन वेरिएबल स्कोप है उसके अंदर जो एक्स इज इक्वल टू टू है वो ट्रीट किया जाएगा फंक्शन के अंदर ही, ठीक है, और जो हमारा 5 है उसको ट्रीट किया जाएगा मेन में। अगर आपने इसको इसके अंदर फंक्शन के अंदर भेजा है तो फंक्शन उसको यूज कर सकता है लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह मैंने एक्स इक्वल टू टू कर दी है तो अब ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो देख लेते हैं जी कि आउटपुट क्या आती है। तो ग्लोबल फ्रेम, ठीक है, ग्लोबल फ्रेम में एक फंक्शन है जी, फंक्शन वेरिएबल स्कोप के नाम से। एक्स की वैल्यू 5 है ग्लोबल फ्रेम के अंदर, और ये हमने फंक्शन निकाल दिया, और फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू टू है, एक्स में प्लस हुआ, ठीक है, और फिर हमने प्रिंट करवाया और एक्स की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन से 5 आए और हमने प्रिंट एक्स किया और वो 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जहाँ देख समझने वाली एक और बात है कि सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अ, यहाँ पे लेट से एक्स ना होता तो होता क्या है कि सबसे पहले वो लोकल स्कोप के अंदर ढूंढता है एक्स है, ठीक है, और उसे इनिशियलाइज किया गया है तो मतलब वो लोकल वेरिएबल है। लेकिन अगर एक्स नहीं है तो वो ग्लोबल स्कोप के अंदर ढूंढता है, तो जब उसे ग्लोबल स्कोप में मिल जाता है तो वहां पे वही कंडीशन है कि लोकल फंक्शन उसे यूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकता। अ, अगर मैं अपने पीपीटी की बात करूँ तो वहां पे भी यही बात लिखी है कि लोकल फंक्शन कैन यूज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, बट ग्लोबल फंक्शन कैन नॉट यूज लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो जो ग्लोबल फंक्शन है मतलब जो हमारा मेन है वो लोकल फंक्शन के वेरिएबल्स को नहीं यूज कर सकता, लेकिन जो लोकल फंक्शन है वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल फंक्शन कैन नॉट अल्टर द ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू। तो जो लोकल फंक्शन है वो ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो
अच्छा जी, तो in Python we are allowed to use the same name for global and local variable and both have different memory space. तो different memory space अगर हमें ये देखनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम वो देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल वैसे मैंने आगे कर दी थी कि एक्सेसिबल को मैंने किसी चीज़ से इनिशलाइज किया था। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस एक्स की ठीक है और इस एक्स की लोकेशन डिफरेंट है या नहीं। तो बेसिकली दोनों की लोकेशन जो है ना वो डिफरेंट होगी। तो उसके लिए मैं आईडी आईडी के साथ आप एड्रेस को रीड कर सकते हो कि किस एड्रेस पे ये वेरिएबल बना है। और यहाँ पे भी मैं यही लाइन कॉपी कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसका उसके वेरिएबल का एड्रेस और जो हमारा मेन है उसके वेरिएबल का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये मैं दिखाया देता हूँ जी। हाँ, तो अब ये देखें ये एड्रेस जो है ठीक है जो कि हमारा फंक्शन का एड्रेस फंक्शन के एक्स का एड्रेस है वो डिफरेंट है। और ये जो हमारा मेन में एक्स है उसका एड्रेस है वो डिफरेंट है। होप सो ये बात समझ आई होगी। ओके, तो अब ये एक हमारा फंक्शन है। इसको देख लेते हैं हम कि इसकी आउटपुट क्या आती है, ये किस तरह से चल रहा है। तो पहले आप सोच के बताएंगे इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो x हमारा 5 है ठीक है, x हमने भेजा है और फंक्शन के वेरिएबल लोकल वेरिएबल का नाम भी x है और फिर अब हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो 5 भेजा है तो उसके अंदर हमने एक ऐड किया तो वो 6 हो जाएगा और ये 6 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 है वो मेन के अंदर 5 ही रहेगा। ठीक है, बेसिकली जो हमारे x है वो इस फंक्शन लोकल फंक्शन का ये वाला हिस्सा x है ठीक है, और ये वाला जो x है वो इस मेन का x है। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो 6 और 5 आएगी। तो वो देख लेते हैं जी किस तरह से हमारा फंक्शन चला है। ये हमारा ग्लोबल फ्रेम बना ठीक है, उसके साथ हमारा जिस फंक्शन को हमने कॉल किया बेसिकली वो कॉल हुआ। तो फंक्शन वेरिएबल में 5 चला गया ठीक है। अब फंक्शन वेरिएबल स्कोप में x के अंदर 5 रिसीव हुआ। 5 की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट किया तो वो 6 हो गई और फिर हमने प्रिंट x किया तो 6 प्रिंट हो गया। और इस फंक्शन ने बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न किया वो नॉन वैल्यू रिटर्न की। और उसके बाद हमने x प्रिंट किया तो वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, इस तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम और उसे चला के देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, अच्छा इस प्रोग्राम में मैं अभी फिलहाल ये ग्लोबल बता रहा हूँ ठीक है, और फिर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप बताएं इस अभी ग्लोबल वाले कंसेप्ट को मैंने नहीं छेड़ा इसी वजह से कि आपको पहले ये पता चल सके इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी। तो एक्स इज इक्वल 5 है, एक्स हमने भेजा है लेकिन लोकल फंक्शन के अंदर एक्स नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे उस वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मेन का वेरिएबल है। तो जो मैंने पहले बात की कि जो लोकल फंक्शन है वो इसको चेंज नहीं कर सकता तो इस केस में आएगा जी एरर। ठीक है, तो वो एरर आ गया कि आप लोकल फंक्शन है आप इसे यूज तो कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो पाइथन है वो कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि लोकल फंक्शन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक सहूलत फ्राहम कर देता हूँ कि अगर कल को तुम ये चाहो कि आप लोकल फंक्शन में रहते हुए भी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना चाहो तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आप यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हो ग्लोबल के नाम से ठीक है, और उस इंटरप्रेटर को बताते हो कि ये जो एक्स है बेसिकली वो ग्लोबल का एक्स है। ठीक है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो
आगे हम नेम स्पेसेस की बात करेंगे, ठीक है, उसमें ग्लोबल नेम स्पेस आ जाती है, फिर बिल्ट इन नेम स्पेस आ जाती है, लोकल नेम स्पेस आ जाती है। तो उस पे जब हम जाएंगे तो इसमें और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये है कि जब हम यहाँ पे ग्लोबल एक्स लिखते हैं तो जो लोकल फंक्शन है वो फिर ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर सकता है। तो अब आप देखेंगे कि लोकल के अंदर और मेन के अंदर दोनों में ही चेंजिंग हो जाएगी, और ये सिर्फ इसी वजह से हुई है कि हमने वहाँ पे ग्लोबल एक्स लिख के बता दिया है कि हम बेसिकली किस एक्स को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो ये मेन में है तो दोनों जगह पे हमें 6 आउटपुट आएगा। ठीक हो गया। ओके। इसी तरह फिर ये एग्जांपल है, इसे रन करके देख लेते हैं। एडिट करते हैं कोड को और ये रन कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि x इक्वल टू 3 है। x हमने फंक्शन में भेजा है, और फंक्शन का मैंने यहाँ पे पूरा नाम लिखा नहीं, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो x भेजा है, यहाँ से भी x भेजा है, तो x पे हमने ऐड किया और फंक्शन के x की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ से हमने रिटर्न x किया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं दो लाइनें और लिख लेता हूँ, जिसमें ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्स और जेड की वैल्यू क्या है। तो मेरे ख्याल से एक्स की वैल्यू ये होगी कि यहाँ से जब हमने एक्स भेजा है तो वो 3x में रिसीव हुआ, 3 की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ तो वो 4 हो गया। तो फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू 4 है, ठीक है, और रिटर्न हमने एक्स की है, तो जेड की वैल्यू भी 4 आएगी, लेकिन ये जो एक्स है ये चेंज नहीं हुआ होगा, तो 4 4 3 आउटपुट आएगी। तो देखते हैं। अच्छा जी, ये इन्वर्टेड कॉमर्स का एक तो मसला था, ये तो एक सिंटेक्स एरर है, इसे ठीक कर लिया हमने। और हाँ, तो यहाँ पे भी वही इन्वर्टेड कॉमर्स का ही इशू है, वो भी हम ठीक कर लेते हैं, फिर इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमने अभी तक समझा है उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट ठीक आती है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, जेड की वैल्यू 4 आ गई, और मेन प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो एक्स इज इक्वल टू 3 है। ठीक हो गया। फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन इन पाइथन। तो पहले मैं आराम से ये पढ़ता हूँ ताकि आपको कुछ समझ जाए। इन पाइथन फंक्शन बिहेव लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट सच एज इंट और अ लिस्ट। That means you can use function as an argument to other function, store functions as dictionary values, or return a function from another function. ठीक है? This leads to many powerful ways to use function. अच्छा, इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन जिस तरह आपके इंटीजर्स होते हैं, लिस्ट होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक इंटीजर को किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, इसी तरह हम फंक्शन को भी किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम हमारी वैल्यूज होती हैं डिक्शनरी के अंदर, उसी तरह हम एक फंक्शन को वैल्यू बना सकते हैं एक डिक्शनरी की। ठीक है, और जो जो काम हम लिस्ट डेटा टाइप्स वगैरह से कर सकते हैं, वो सारे के सारे काम हम इन फंक्शन के जरिए भी कर लेंगे। तो इन बातों को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि आप जब रन करेंगे तो आपको इसका काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिस केयर के नाम से। अब हमने एक टाइप का फंक्शन पढ़ा था, और टाइप का फंक्शन हमें ये बताता था कि इस टाइम इस नाम के वेरिएबल में किस तरह का डाटा पड़ा। तो मैंने टाइप का फंक्शन कॉल किया इस केयर के ऊपर, तो इस केयर की भी कोई डाटा टाइप होगी। ठीक है,
तो अब वो देखेंगे कि जिस तरह a इज इक्वल टू 2 है और टाइप का फंक्शन a पे मैंने कॉल किया है, तो इसकी क्लास टाइप इंट है। इसी तरह इसकी भी कोई क्लास टाइप आएगी और वो फंक्शन होगी, ठीक है। जब इस तरह a इज इक्वल टू 2 की है तो ये किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। इसी तरह जब मैंने स्केयर का फंक्शन बनाया है तो वो भी किसी एड्रेस पे स्टोर हुआ है। जिस तरह मैं a इज इक्वल टू 2 करता हूँ, इसी तरह मैं x इज इक्वल टू स्केयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं उस x के जरिए से भी फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ तो आप लोग देखेंगे इसकी आउटपुट। तो आउटपुट देखें क्या आई है। स्केयर की टाइप क्या है जी, क्लास फंक्शन। टाइप ऑफ ए क्या है, क्लास इंट, ठीक है। आईडी ऑफ ए क्या है, ये जो ए वेरिएबल है उसका एड्रेस ये है, ठीक है। फिर जो स्केयर है उसका एड्रेस ये है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है कि स्केयर एक्स को दिया और प्रिंट एक्स किया। तो ये एक्स के अंदर बेसिकली एक एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है। और वो एड्रेस जो है वो इस फंक्शन को पॉइंट करने लग पड़ा, ठीक है। और फिर हमने उस x के साथ इस 3 को कॉल किया और उसने हमें क्या प्रिंट करके दे दिया जी, वैल्यू। और वो आई है 27, ठीक है। अब ये जो x है वो ये बताता है कि ये x अभी इस स्केयर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और x के अंदर जब हमने 3 भेजा तो उसने एक फंक्शन की तरह बिहेव किया है और इस वजह से हमें 3 का जो स्केयर है, 3 यहाँ पे स्केयर थोड़ी सी लॉजिकल मिस्टेक है, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था पावर। तो इसे मैं पावर कर लेता हूँ क्योंकि 3 की जो पावर है, 3 का स्केयर बेसिकली 27 ही होता है, यहाँ पे मैं पावर लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कोड। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे पावर कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में मसला ना आए। ओके, मैं इसे करता हूँ रन। और अब पावर ठीक है, 27 मतलब 3 × 3 × 3 करें, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता है 27। और अगर स्केयर होता है तो वो 3 रेज़ की पावर 2 होना था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे कि जिस तरह एक वेरिएबल के साथ हम काम कर सकते हैं, वो सारे के साथ अभी अभी मैंने एक फंक्शन के साथ भी किया है। ओके, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं इसी कंसेप्ट को समझने के लिए कि जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है इन पाइथन में, ठीक है। तो जिस तरह हम एक वेरिएबल को डिलीट कर लेते हैं, इसी तरह हम एक फंक्शन को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसका कोड देख लेते हैं जी। पहले मैं यही वाला काम जो है वो एक फंक्शन के साथ करके आपको दिखा देता हूँ, सॉरी एक वेरिएबल के साथ करके दिखाता हूँ। a इज इक्वल टू 5 मैं करता हूँ और फिर मैं प्रिंट a करता हूँ। और फिर मैं कर देता हूँ जी डेल ए, डेल ए करता हूँ यहाँ पे। और फिर मैं सॉरी इसको मैं रन करता हूँ जी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट ए करता हूँ तो आप देखेंगे कि ए डिलीट हो चुका है, तो वो एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल ए कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह फिर मैं फंक्शन को भी डिलीट करवा सकता हूँ। अब उसके लिए मैं कोड देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक स्केयर का फंक्शन बनाया है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे भी पावर आनी है, तो मैंने यहाँ पे स्केयर लिख दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी पावर आनी है, ठीक है। तो अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, उसकी बॉडी बनाई, उसके बाद मैंने डेल पावर कर दिया, मैं पावर को कॉल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या एरर आएगा, उसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि आपने पावर फंक्शन को डिलीट कर दिए और अब आप उसे कॉल कर रहे हैं और वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जिस तरह हम एक वेरिएबल को डिलीट हम कर सकते हैं, इसी तरह हम
फंक्शन को भी डिलीट कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट के केस में देखें कि हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, पव के नाम से। और पव के नाम से फंक्शन बनाया है और एक लिस्ट बनाई है। अब हम उस लिस्ट के आखिरी एलिमेंट में उस फंक्शन को रखते हैं, ठीक है। और फिर हमने इस लिस्ट को यूज़ किया है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे हमने पढ़ा है कि पाइथन के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, तो -1 किया तो वो इस चीज़ को सेट करने लग पड़ा, ठीक है। और फिर हमने एच और लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे गए 0 1 2, ठीक है, 3 आता है। तो 3 × 3 27, तो वो चीज़ हमें प्रिंट हो जाएगी। तो हमने एक लिस्ट को लिस्ट के अंदर फंक्शन को भेजा, ठीक है। और फिर लिस्ट के इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से इतने हिस्से से हमें ये स्केयर फंक्शन पावर फंक्शन असेस हो जाता है, ठीक है। और फिर ये वाले हिस्से से हम इसका सेकंड इंडेक्स भेज रहे हैं, और सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 3, तो वो 3 इसके अंदर जाएगा और वो हमें 27 प्रिंट कर। वन लास्ट एग्जांपल फंक्शन और फर्स्ट क्लास सिटीजन्स की। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि दो फंक्शन बनाए हैं, और उन फंक्शंस को मैंने एज अ वैल्यू यूज़ किया है। जैसे हम आम लिस्ट को, इंटीजर्स को, स्ट्रिंग्स को वैल्यू बना सकते हैं, इसी तरह हम फंक्शन को भी वैल्यू बना सकते हैं। तो इस कोड को हम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मैंने इस कोड के अंदर अ, एक डिक्शनरीज की वैल्यू को मैंने फंक्शन बनाया और फिर किस तरह से मैंने उस फंक्शन को यूटिलाइज किया। तो मैं जाता हूँ जी गूगल कोलैब पे। तो गूगल कोलैब पे जाके इस कोड को देखते हैं। तो इस कोड के अंदर बेसिकली दो फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम है ऐड का और दूसरे फंक्शन का नाम है सब्ट्रैक्ट का। ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो ये मेरी की है ऐड के नाम से। और ये जो बेसिकली ऐड है वो इस फंक्शन का नाम मैंने वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल किया है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट मैं दो वेरिएबल्स बनाया है, a = 5 और b = 5। और मैंने ऑपरेशन नाम के वेरिएबल में ऐड की स्ट्रिंग स्टोर कर दी है, ठीक है। अब मैं करता ये हूँ कि मैं ऑपरेशंस डिक्शनरी का नाम, ठीक है, जो कि ऑपरेशंस है, उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर की लिखता हूँ। तो इस की में बेसिकली ऑपरेशन है और ऑपरेशन के अंदर ऐड पड़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो कुछ इस तरह से पड़ी हुई है कि ऑपरेशंस, ठीक है, और ऑपरेशंस के अंदर ये ऐड नाम की पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने a, b जो कि आर्गुमेंट्स भेज दिए हैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इतने हिस्से से हमें ये कह लें कि इस ऐड के फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी हासिल हो जाती है। और फिर हमने बेसिकली फंक्शन कॉलिंग यूज़ की हुई है और उसके अंदर आर्गुमेंट्स भेज दिए हुए हैं। तो ये हमें रिजल्ट्स दे देगा। तो हम इस कोड को करते हैं रन। तो देखें आउटपुट क्या आई है, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 10 एंड 5 इज 15, ठीक है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन कहलाते हैं और हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि बाय फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। हम उसको जो जो काम हम वेरिएबल से कर सकते हैं, लिस्ट से कर सकते हैं, डिक्शनरी से कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम काम जो हैं वो हम फंक्शन से भी कर पा सकते हैं। जैसे एक इंटीजर है वो असाइन किया जा सकता है दूसरे वैल्यू को, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम फंक्शंस को वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं वो इस बात का प्रूव है कि व्हाई फंक्शंस आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन इन पाइथन। फंक्शन आर फर्स्ट क्लास सिटीजन पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेस्टेड फंक्शन। तो नेस्टेड फंक्शन में क्या होता है कि आप एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिख सकते हैं। नेस्टेड इफ
तो नेस्टेड फॉर लूप आगे हम पढ़ चुके हैं, तो नेस्टेड फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह की, जैसे एक इफ के अंदर हम मल्टीपल इफ लिख सकते हैं, इसी तरह हम एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को लिख सकते हैं। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं कि इसका वर्क क्या है। तो मैं जाता हूँ पाइथन ट्यूटर पे और जाके इस कोड को लिख लेता हूँ और अब इस कोड को रन करते हैं जी। तो सबसे पहले ग्लोबल फ्रेम में आउटर फंक्शन को हमने कॉल किया और आउटर फंक्शन को अब हम रन करना स्टार्ट करेंगे। तो आउटर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है इनर का, ठीक है। अब ये आउटर फंक्शन को तो पता है कि मेरे अंदर एक इनर नाम का फंक्शन डिफाइन है, लेकिन ये ग्लोबल को नहीं पता, ठीक है। और इस तरह से आउटसाइड फंक्शन रन हुआ और हमारे पास जो आउटपुट आकर में आई वो सिर्फ आउटसाइड फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन नहीं चला। उसकी वजह ये है कि हमने इनर फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इनर फंक्शन भी काम करे तो उसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनर फंक्शन को मैं कहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, लेट से मैं आउटर के एंड पे उसे कॉल कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा कि आउटर चलेगा, आउटर में आगे ये वाली लाइन प्रिंट होगी आउटसाइड फंक्शन, और उसके बाद इनर को कॉल किया जाएगा और फिर इनर फंक्शन प्रिंट होगा। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या हुआ कि ग्लोबल फ्रेम में आउटर फंक्शन को हमने कॉल किया, उसके बाद आउटर फंक्शन को हम चलाने लग पड़े। अब हमने आउटर के अंदर लिखा हुआ है कि आउटसाइड फंक्शन प्रिंट करवाओ, तो आउटसाइड फंक्शन प्रिंट करवाया, यहाँ से अब इनर को कॉल किया जाएगा। तो ये इनर को कॉल गई, ठीक है। और अब इनर के अंदर वेरिएबल कोई नहीं, लेकिन ये इनर का स्कोप बन गया। तो अब इनर के अंदर एक लाइन लिखी है जी इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन प्रिंट हुआ और उसके बाद फंक्शन में रिटर्न नहीं है तो रिटर्न नन हुआ। और अब आउटर फंक्शन ने रिटर्न नन किया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इनर फंक्शन है ये आउटर फंक्शन की सब स्पेस में आता है। अच्छा, लेट्स से कि अगर हम मेन के अंदर इनर फंक्शन को कॉल करते हैं तो फिर क्या होगा, सोच के बताएं। तो फिर आएगा एरर, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन के अंदर है, ठीक है। ग्लोबल स्पेस को नहीं पता कि इनर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। इसी वजह से जो एरर आया वो कह रहा है इनर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो inner function can assess but cannot alter outer function variable। तो nested के अंदर जो inner function है वो outer function के variables को assess कर सकता है, ठीक है, लेकिन उन्हें modify नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ पाइथन ट्यूटर पे जाके, तो हम देखते हैं इसी चीज को हम प्रूव करेंगे कि हम इस ए को आउटर फंक्शन के ए को असेस कर सकते हैं, लेकिन इनर फंक्शन के अंदर हम आउटर फंक्शन के वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस केस में तो ये चल जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम असेस कर रहे हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे मॉडिफाई करूं इसके अंदर तो वो मॉडिफाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस वन और मैं करता हूँ प्रिंट ए, तो अब यहाँ पे आएगा एरर। और उसकी वजह यही होगी जो उनसे हमने बात की कि इनर फंक्शन कैन असेस बट कैन नॉट अल्टर आउटर फंक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो ये इस चीज का प्रूव है कि हम सिर्फ और सिर्फ आउटर फंक्शन के वेरिएबल को इनर फंक्शन के अंदर असेस कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और इसकी वजह ये है कि ये जो है ये लोकल स्पेस है, ठीक है। और आगे कंसेप्ट आएंगे जिसमें डिफरेंट स्पेसेस की बात होगी, ठीक है। और उसमें जो स्पेसेस आ जाती हैं वो आती हैं जी लोकल स्पेस
इनक्लोजिंग स्पेस, ग्लोबल स्पेस और बिल्ट इन स्पेस। तो जो आउटर फंक्शन है ये वाला, ठीक है, ये जो है ये इनक्लोजिंग स्पेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ए को चेंज कर रहे हैं बेसिकली, अगर मैं पाइथन ट्यूटर में चला जाऊँ तो ये पड़ा हुआ है लोकल स्पेस में, ठीक है। ये चीज पड़ी हुई है इनक्लोजिंग स्पेस में, ठीक है। और ये चीज पड़ी हुई है मतलब बेसिकली ये पड़ी हुई है लोकल स्पेस में, ठीक है। तो लोकल स्पेस के अंदर रहते हुए हम इंक्लोजिंग स्पेस की चीज को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। अगर वैसे तो ये कंसेप्ट जो है वो नेम स्पेसिस का है, तो जब मैं नेम स्पेसिस को पढ़ाऊंगा तो हम वहाँ पे लोकल स्पेस, ग्लोबल स्पेस, इंक्लोजिंग स्पेस और बिल्ट इन स्पेस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम लोकल स्पेस में रहते हुए किसी और स्पेस की चीज को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस कोड को हमने रन करना है तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, वो लोकल वेरिएबल नहीं है बल्कि नॉन लोकल वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन लोकल ए, और फिर इस कोड को रन करूंगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि ये जो वेरिएबल है वो लोकल स्पेस का वेरिएबल नहीं है, ठीक है, बल्कि ये लोकल स्पेस से बाहर का वेरिएबल है, इनक्लोजिंग स्पेस का वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज रन होती है। अच्छा, अब डायरेक्टली तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनर फंक्शन कैन असेस बट कैन नॉट अल्टर आउटर फंक्शन वेरिएबल। लेकिन अगर हम यहाँ पे बता दें उसे कि नॉन लोकल वेरिएबल है तो फिर वो उसे चेंज कर देता है, ठीक है, जैसे आगे हमने ग्लोबल के केस में देखा था। ओके, तो अब एक ये प्रोग्राम है, इसकी आउटपुट आप सोच के बताएंगे क्या आएगी। ठीक है, तो एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है एच। उसके अंदर एक्स नाम का वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है, और जी ऑफ एक्स के अंदर एक्स हमने भेजा भी है। तो एक्स के वेरिएबल में थ्री पड़ा है और जी ऑफ एक्स में थ्री गया है, ठीक है। तो इस एक्स के अंदर थ्री रिसीव हो गया, और इस स्पेस के अंदर लोकल स्पेस जो कि एच की लोकल स्पेस है वो ए बी सी है। तो एक्स प्लस वन हुआ, ये इस आउटर फंक्शन में हुआ है, ठीक है। तो हमने थ्री भेजा था तो ये फोर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू जो प्रिंट होगी ना वो वैसे फोर होगी। उसके बाद हमने एच को कॉल किया, ठीक है, और एच के अंदर ए बी सी है, ठीक है, और उसके बाद एक्स की वैल्यू ए बी सी है और रिटर्न हमने एक्स की है। अब सोचने वाली बात ये है कि सर यहाँ पे ए बी सी रिटर्न हुआ होगा या फिर जो हमने एक्स के अंदर इंक्रीमेंट किया होगा वो रिटर्न हुआ होगा। तो अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक्स के अंदर फोर रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड के अंदर फोर रिसीव होगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा रन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जौन सा हमने डिस्कशन की है वो ठीक डिस्कशन की है। तो ग्लोबल फ्रेम बना, ग्लोबल फ्रेम के अंदर एक्स नाम का वेरिएबल है, उसमें थ्री वैल्यू है, ठीक है, और फिर हमने जी के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर हमने थ्री भेज दिया। और अब जी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है एच का, तो वो अभी इसके अंदर पड़ा है लेकिन अभी हमने उसे कॉल नहीं किया। तो जी के फंक्शन को पता है कि एच का फंक्शन मेरे अंदर पड़ा होगा लेकिन अभी हमने उसे कॉल नहीं किया तो वो अभी चलेगा नहीं। तो एक्स की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ तो एक्स की वैल्यू फोर होगी, और जी ऑफ एक्स जब प्रिंट करेगा ये वाली लाइन तो वो एक्स की वैल्यू फोर प्रिंट कर देगा। अब एच का फंक्शन कॉल करेंगे हम तो एक्स इज इक्वल टू ए बी सी हो जाएगा। तो एच के फंक्शन को हमने कॉल किया और एक्स की वैल्यू हो गई जी ए बी सी जो कि ये है, ठीक है। अब ये फंक्शन खत्म हुआ, इसने किया रिटर्न नन, और यहाँ से जब रिटर्न एक्स होगा तो
आप देखेंगे कि उसने रिटर्न किया होगा 4, तो रिटर्न वैल्यू आई 4। और अब देखें आप कि ये जी के अंदर क्या रिसीव हुआ होगा, ज़रा सोच के बताएं कि जी के अंदर क्या रिसीव हुआ होगा। तो जी के अंदर 4 रिसीव हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये एक्स की वैल्यू चेंज हुई होगी? तो इसका आंसर है कि एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी। तो अगर आप यहाँ पे लिखें जी प्रिंट और लिख दें जी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का हम इस्तेमाल कर लेते हैं z इज, ठीक है, और करली ब्रैकेट्स में मैं जी लिख देता हूँ क्योंकि वो वेरिएबल है, और इसी तरह से मैं एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स। तो क्वेश्चन ये था कि जी एक्स की वैल्यू चेंज हुई होगी कि नहीं, जो कि ये वाला एक्स है। तो इसका आंसर है कि जी ये वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी। तो वही बात है कि z की वैल्यू 4 हमने रिटर्न की थी, मतलब x की वैल्यू रिटर्न की थी, तो वो रिसीव z में रिसीव हुई, तो z इज 4 एंड x ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये जो वेरिएबल है x, ये है वेरिएबल लोकल स्पेस का। ठीक है, इसके साथ मैं कमेंट भी कर देता हूँ। और यहाँ पे जो x है बेसिकली वो है जी इनक्लोजिंग स्पेस का वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनक्लोजिंग स्पेस। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है ये है हमारा ग्लोबल स्पेस का वेरिएबल। वैसे तो ग्लोबल स्पेस, इनक्लोजिंग स्पेस, लोकल स्पेस और बिल्ट इन स्पेस ये नेम स्पेस के कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आपको जब मैं वो वाला टॉपिक पढ़ाऊँ तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम रन कर लेते हैं नेस्टेड फंक्शन की ही। तो उसमें आप बताएं कि आउटपुट क्या आती है। अगर आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप बता देंगे कि आउटपुट क्या आती है। तो 1 मिनट लें और सोच के बताएं कि आउटपुट क्या आती है। तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है, g के अंदर मैंने 3 भेजा, ठीक है, और x प्लस 1 हुआ, 4 हो गया, और g ऑफ x के अंदर जब x प्रिंट होगा तो 4 प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर एच एक्स को मैंने कॉल किया। ठीक है, और अब मैंने इसके अंदर जो भेजा है वो बेसिकली मैंने 4 को भेजा है। ठीक है, जो कि इंक्रीमेंट हो चुका था इस एक्स के अंदर, ये वाले एक्स के अंदर। ठीक है, अब 4 भेजा तो इसके अंदर एक और इंक्रीमेंट हुआ और उसने प्रिंट करवाया होगा 5, इस लाइन ने 5 प्रिंट करवाया होगा। और जब ये रिटर्न हुए तो रिटर्न बेसिकली 4 ही हुआ होगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी और x की वैल्यू 3 होगी। तो हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने बात की है वो ठीक की है कि नहीं। तो x की वैल्यू 3, ठीक है, और z की वैल्यू 4 होगी, तो बिल्कुल बात ठीक की है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये वैल्यूज चेंज होती हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि पेपर्स के अंदर ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती, जिसकी वजह से फिर बच्चे आउटपुट गलत लिखते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं नेम स्पेसेस की। तो नेम स्पेसेस क्या है जी कि a namespace is like a labeled space where names like variables, function, classes are stored. It helps avoid name conflict by organizing where each name identifier lives. तो अगर आपके एक फोल्डर की बात करते हैं और उस फोल्डर के अंदर आपने मल्टीपल फाइल स्टोर की हुई है, ठीक है, लेकिन आप एक नाम से मल्टीपल फाइल्स को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि अगर आप एक नाम से मल्टीपल फाइल्स को स्टोर करोगे तो वो कन्फ्लिक्ट आएगा। तो उसी कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए पाइथन के अंदर 4 नेम स्पेसेस एग्जिस्ट हैं। ठीक है, 4 नेम स्पेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसका नाम है बिल्ट इन नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस, इंक्लोजिंग नेम स्पेस एंड लोकल नेम स्पेस। अब बात करते हैं लोकल नेम स्पेस की। तो लोकल नेम स्पेस क्या होती है कि अगर एक फंक्शन है
तो उसके अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे वो लोकल नेम स्पेस में आएंगे। फिर बात करते हैं इनक्लोजिंग की। तो इनक्लोजिंग नेम स्पेस क्या है कि अगर नेस्टेड फंक्शन है तो जो आउटर फंक्शन है वहां पे अगर कोई चीज डिफाइन है तो वो इनक्लोजिंग नेम स्पेस के अंदर आएगी। इसी तरह फिर जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो ग्लोबल नेम स्पेस में आएगा, और जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन मेथड्स हैं वो तमाम के तमाम बिल्ट इन नेम स्पेस में आएंगे। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि ग्लोबल नेम स्पेस और बिल्ट इन नेम स्पेस और इनक्लोजिंग नेम स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम जाते हैं जी गूगल कोलैब पे, और वहाँ पे जाके ये प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्स वेरिएबल है बेसिकली ये ग्लोबल स्पेस में है। ठीक है, और इसकी वजह ये है कि ना ये किसी फंक्शन का हिस्सा है, ठीक है, और ना ही ये किसी इनर फंक्शन का हिस्सा है, और ना ही ये कोई पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड कोई चीज़ है। तो एक्स इज इक्वल टू ग्लोबल के नाम से, एक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है और उसके अंदर मैंने ग्लोबल स्टोर करवाया है। ठीक है, अब ये जो स्पेस है, ठीक है, जो कि आउटर फंक्शन की स्पेस है वो इनक्लोजिंग स्पेस है, और जो इनर फंक्शन है वो लोकल स्पेस कहलाती है। ठीक है, कि अगर एक नेस्टेड फंक्शन है तो उसका जो बाहर वाला होगा वो इनक्लोजिंग कहलाएगा, और जो अंदर वाला होगा वो लोकल स्पेस होगी। ठीक है, तो अब बिल्ट इन स्पेस क्या है? बिल्ट इन स्पेस ये होती है कि जो पाइथन के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं वो सारे के सारे बिल्ट इन स्कोप के अंदर आते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आपको पता चल जाएगा कि इनसाइड का जो फंक्शन है, इनर का जो फंक्शन है उसके अंदर जो हमारा एक्स है वो लोकल स्पेस का एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डिक्लेयर हुआ है। बेसिकली ये जो एक्स यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है ये एक्स डिफरेंट है ये वाले एक्स से। ठीक है, ये जो बाहर वाला एक्स है उसे चेंज नहीं कर रहा, बल्कि ये एक इनर के अंदर एक अलहदा नाम के एक्स से वेरिएबल बना है और उसके अंदर लोकल स्टोर है। ठीक है, तो ये लोकल इस तरह आया है। अब आउटर फंक्शन के अंदर जो एक्स है उसके अंदर इंक्लोजिंग स्टोर है, तो ये जो हमारे पास आया थी इनसाइड आउटर, वो ये इनसाइड आउटर इंक्लोजिंग आउटपुट आई है। और ग्लोबल के अंदर हमने ग्लोबली स्टोर किया था तो वो ग्लोबल आ गया है। और बिल्ट इन स्पेस की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने बिल्ट इन फंक्शन को यूज किया, लेकिन अगर आपने बिल्ट इन देखने हो कि हमारे पास बिल्ट इन स्पेस के अंदर क्या कुछ पड़ा है तो वो हम देख लेते हैं। तो मैं एक पैकेज इंपोर्ट करता हूँ जी। ठीक है, पैकेजेस के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं तो वो हम बाद में देखेंगे। तो इंपोर्ट बिल्ट इन्स के नाम से हमारा एक मॉड्यूल है जी, बिल्ट इन्स। ठीक है, और फिर इसके अंदर dir डायरेक्टरी है बिल्ट इन्स की। तो अगर हम इसको कॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्ट इन्स के अंदर, बिल्ट इन स्पेस के अंदर क्या कुछ आता है। तो जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, एरर्स हैं, वो सारे के सारे बिल्ट इन स्पेस में पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एलियन का फंक्शन है वो सर्च करता हूँ तो वो भी इसी स्पेस में आ जाएगा। तो ये एलियन का फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह फिर मैक्स का फंक्शन है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैप, ठीक है, लिस्ट, वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्ट इन स्पेस में आती हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और वो क्या रूल है जी कि LEGB। तो LEGB रूल क्या है कि अगर तो नेस्टेड फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और लोकल में लोकल स्पेस के अंदर एक वेरिएबल पड़ा है तो वो सबसे पहले उसे असेस करेगा। ठीक है, अगर वो उसे नहीं मिलता तो फिर वो इंक्लोजिंग स्पेस में जाके उसे ढूंढेगा, और अगर उसे वहां पे भी नहीं मिलता तो वो ग्लोबल स्पेस में जाके ढूंढेगा। ठीक है, और अगर वहां पे भी नहीं मिलता तो फिर वो बिल्ट इन में जाके देखेगा। तो अगर मैं इसके मतलब एक प्रोग्राम बना लूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए,
आई थिंक वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बजाय कि आप मेरी इस बात को समझें। तो मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ आउटर के नाम से, ठीक है? और इसके अंदर मैं एक और फ़ंक्शन बनाता हूँ जी इनर के नाम से, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक कमेंट कर लेता हूँ कि ये मेरी इनक्लोजिंग स्पेस है, ठीक है? और ये मेरी लोकल स्पेस है, ओके। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ कि a इज़ इक्वल टू लेट्स से 5 है, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी प्रिंट a, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे भी जाके मैं प्रिंट कर देता हूँ a। और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ इनर को, ठीक है? और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ आउटर को। तो अब होगा क्या कि ये वेरिएबल जो है वो इनक्लोजिंग स्पेस के अंदर बना है, ठीक है? और इसके ये जो लोकल स्पेस है हमारी, ठीक है, इस फंक्शन की, वहां पे ए नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब उसे लोकल स्पेस में कोई चीज नहीं ना मिलेगी तो वो इनक्लोजिंग स्पेस में जाकर देखेगा। तो ये हमने प्रोग्राम रन किया तो ये वाली चीज तो प्रिंट होनी ही थी, ठीक है? चलें इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन यहाँ इसे ए कहाँ से मिला है? तो वो उसे इनक्लोजिंग स्पेस से मिला है, ओके। अगर मैं ग्लोबल स्पेस में a इज इक्वल टू 5 करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ जी a, तो फिर आप देखें क्या होता है। तो अब भी 5 आया। अब इस फंक्शन में भी ए नाम की कोई चीज नहीं पड़ी, ठीक है? लेकिन अब इनक्लोजिंग स्पेस ने कहाँ पे ढूंढा है? ग्लोबल स्पेस में। और लोकल स्पेस गया पहले इनक्लोजिंग स्पेस में, वहां पे उसे नहीं मिला और फिर वो वहां से गया जी ग्लोबल स्पेस के अंदर, ठीक है? तो इस तरह से ये जो हमारा रूल है, एलईजीबी रूल, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले लोकल स्पेस में फाइंड करता है, अगर वहां नहीं मिलता है तो इनक्लोजिंग स्पेस में जाता है, और अगर वहां पे भी नहीं मिलता तो ग्लोबल स्पेस में जाता है, और अगर वहां पे भी नहीं मिलता तो बिल्ट इन स्पेस में जाता है। अच्छा, बिल्ट इन की मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ कि लेट्स से कि मैं एक एलियन का बड़ा फेमस आपने फंक्शन बार बार यूज किया होगा, तो मैं इसके अंदर एक लिस्ट पास कर देता हूँ जिसका नाम है वन, ठीक है? और इससे ऊपर मैं लिस्ट बना देता हूँ जो कि है जी वन नाम से एक लिस्ट बनी जिसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं एप्पल, ठीक है? और बनानास, ठीक है? और क्या पड़ा है जी? ग्रेप्स, ठीक है? और मैं ये पास कर रहा हूँ और ये थ्री प्रिंट हो रहा है, ठीक है? और अब मैं लेट से अगर एक फंक्शन बनाता हूँ एलियन के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ सिर्फ लिख देता हूँ प्रिंट, और मैं पास कर देता हूँ हेलो, और अब मैं एलियन को कॉल करता हूँ। और एलियन लेट से अगर ये कुछ रिसीव कर भी रहा था तो मैं इसके अंदर भी वन पास कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? तो अब हेलो प्रिंट हुआ है, ठीक है? लेकिन अब हुआ क्या एक्चुअल में? आगे हम एलियन लिखते थे तो वो लोकल स्पेस, मतलब ये तो ग्लोबल स्पेस है, एलईजीबी तो ये ग्लोबल स्पेस थी, ठीक है? ये जो है ना ये ग्लोबल स्पेस है। तो ग्लोबल स्पेस में ये एलियन का फंक्शन उसे नहीं था मिलता तो वो जाता था बिल्डिंग स्पेस में, बिल्डिंग स्पेस में जाके वो ढूंढता था, और बिल्डिंग स्पेस में जब वो ढूंढता था तो उसे एलियन का फंक्शन मिल जाता था, तो फिर वहां से वो यूज करता था उस फंक्शन को और फिर हमें रिजल्ट देता था, ठीक है? लेकिन ये जो बात है वो ये है कि सबसे पहले हुआ क्या है कि उसने देखा कि एलियन, ठीक है? तो एलियन अभी ग्लोबल में ही पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर इस फंक्शन को मैं पाइथन रूटर पे जाके रन करूँ तो फिर आप समझ सकोगे। तो ये मैं गया पाइथन रूटर पे, ये मैंने कोड किया, और अब आप देखें कि एलियन
वन के नाम से, अच्छा। एरर ये है कि जी वो मैंने वन के नाम से लिस्ट नहीं बनाई हुई, तो वो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वो मैं दोबारा कर लेता हूँ, जिसमें मैं एप्पल और ग्रेप्स रख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको करता हूँ जी कंपाइल, और अब मैं इस कोड को करता हूँ रन। ठीक है, तो ग्लोबल फ्रेम के अंदर वन पड़ा है। ठीक है, और फिर ग्लोबल फ्रेम के अंदर len नाम का फंक्शन पड़ा हुआ है, फिर हम अब इसे कॉल करेंगे और फिर अब ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि अगर लोकल स्पेस में चीज़ मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो वहाँ से रन हो जाती है। अगर वहाँ पे ना मिले तो फिर वो इंक्लोजिंग स्पेस में ढूंढता है, अगर वहाँ पे भी ना मिले तो ग्लोबल स्पेस में जाता है, और अगर ग्लोबल स्पेस में भी ना मिले तो वो बिल्ट इन स्पेस में जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मल्टीपल नेस्टेड फंक्शन है तो फिर क्या होगा, तो फिर वहाँ पे जो मोस्ट इनर है, ठीक है, मोस्ट इनर फंक्शन है वो लोकल वेरिएबल होगा, उससे जो बाहर है वो इंक्लोजिंग स्पेस वन होगी, उससे जो बाहर है वो इंक्लोजिंग स्पेस टू होगी, और उससे जो बाहर है वो इंक्लोजिंग स्पेस थ्री होगी। लेकिन जो स्कोप्स के लेवल है वो यही है कि सबसे पहले लोकल में ढूंढो, उसके बाद इंक्लोजिंग में ढूंढो, अगर वहां नहीं मिलता तो ग्लोबल में जाओ, और वहां पे भी नहीं मिलता तो बिल्ट इन में जाओ। तो ये हमारा नेम स्पेस का कंसेप्ट है बेसिकली।